Hello class 10th. Here we start our lesson number 1 of science, chemical reactions and equations. Chemical reactions होते हैं तो chemicals को mix करके उनके बीच में reaction करवाना, और equation यानी कि उनका जो रेशो होता है वो सही रेशो होना चाहिए. Here we start. Consider the following situation of daily life and think what happens when. आपको अपने जो रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें देखना है आपको क्या होता है, आपको सोचना है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. जब हम गर्मियों में दूध को रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे में छोड़ देते तो उसके साथ क्या होता है. एन आयरन तवा या पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. और जब एक तवा या कुछ भी लोहे की चीज़ जो रहती है वो अगर हवा में खुला रह जाता है तो क्या होता है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जब अंगूरों को पकाने के बाद उनको फर्मेंटेशन उनका किया जाता है. फूड इज़ कुक्ड. जब खाना पकता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में खाना कैसे पचता है. वी रेस्पायर. हम सांस कैसे लेते हैं. वी ऑल इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. इन सब में क्या होता है, जो प्राकृतिक होती है और उनकी जो आइडेंटिटी होती है यानी कि इनिशियल सब्सटेंस की, वो क्या होती है, उसकी चेंज हो जाती है शुरू में ही. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. हमने अपनी पहले की क्लासेस में 8th क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं मैटर के अंदर, उनके बारे में. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई chemical change होता है तो हम क्या बोलते हैं, chemical reaction हुई है. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. आप भी हैरान होंगे कि chemical reaction क्या होती है. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? और chemical reaction कैसे काम करती है. Let us perform some activities to find the answer to these questions. चलिए कुछ activities perform करके देखते हैं. पहली activities है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. सैंड पेपर की सहायता से आपको 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन चाहिए. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. इसको आपको एक टोंग्स यानी कि चिमटे की सहायता से पकड़ना है. बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. इसको अपनी आंखों से दूर रखते हुए आपको इसको जलाना है, और जलाने के बाद जो इसकी राख होगी उसको आपको एक कांच के बाउल में रख लेना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखेंगे उसमें. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू अ वाइट पाउडर. जो मैग्नीशियम रिबन था वो क्या होगा, वो जलने के बाद वाइट पाउडर में बदल गया है, और उसके अंदर से क्या होगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम यानी कि एक चमकीला सफ़ेद रंग का फ्लेम निकल रहा था. दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो ये पाउडर बन गया है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. ये किस लिए हुआ है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुई है उसकी वजह से क्या बन गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है. एक्टिविटी 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. आपको एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में. ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस. और इसमें आपको पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखेंगे. एक्टिविटी 1.3 है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब. आपको एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स और एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है. उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जिंक ग्रैनुल्स डालने हैं. ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस. और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करना है. ओके, एसिड है इसलिए आपको इनको देखकर ही यूज़ करना पड़ेगा. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स. आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जिंक ग्रैनुल्स के आसपास में क्या चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है. टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर. आपको कॉनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाकर देखना क्या उसके अंदर कुछ उसके तापमान में कोई बदलाव आया है. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस. और ऊपर वाली तीनों एक्टिविटीज़ से आपको क्या पता चलता है, एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी कि उस केमिकल रिएक्शन को होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या उसके अंदर मतलब बना है, क्या उसके अंदर मतलब कुछ नया परिवर्तन हुआ है. फर्स्ट चेंज इन स्टेट. उसकी स्टेट में परिवर्तन होना. चेंज इन कलर. उसके रंग में परिवर्तन होना. इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का निकलना. चेंज इन टेम्परेचर. तापमान में बदलाव. एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस. जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे आसपास में होती हैं.
We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके सिंबल्स के बारे में. 1.1 है केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, चलिए हम पढ़ते हैं. एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ठीक है, रिएक्टेंट्स थे हमारे क्या क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. अगर हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में बताएंगे तो बहुत ही लंबा हो सकता है. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसलिए हम इसको एक छोटी सी फॉर्म में लिख देते हैं. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं. जैसे द वर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. रिएक्टेंट्स हैं, क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट. द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो जिनके अंदर कुछ बदलाव हुआ है वो सब्सटेंस है हमारे जो रिएक्शन के अंदर गए थे, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट. और जो हमें आउटपुट यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया सब्सटेंस. A word equation shows change of the reactant to product through an arrow placed between them. और उन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक एरो का साइन शो किया है जो क्या करेगा, वो बताएगा कि इधर से हमारा जो रिएक्शन है उसमें जो नया प्रोडक्ट किस तरफ जा रहा है. द रिएक्टेंट एज रिटन आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन बिटवीन दैम. और जो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने कहाँ लिखा, लेफ्ट साइड में लिखा, उनके बीच में हमने क्या लगाया, एक प्लस का साइन लगाया है. द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. और जो एरोहेड है वो हमारा क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, किस दिशा में हमारी रिएक्शन जा रही है और क्या प्रोडक्ट हमारा उसके अंदर मिल रहा है. 1.1.1 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. क्या और भी कोई छोटा तरीका है केमिकल रिएक्शन को बताने का. केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अगर हम केमिकल फॉर्मूले का उपयोग करते हैं वर्ड्स की बजाय तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो और भी छोटी हो जाएगी. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को ही दिखाती है. इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो हमारी जो वर्ड इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, Mg प्लस O2. O2 हमारा होता है ऑक्सीजन के लिए, Mg मैग्नीशियम के लिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे दोनों तरफ हमें जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उनका नंबर हमें काउंट करना पड़ेगा. जैसे Mg के कितने हैं एटम हैं, 1. ऑक्सीजन के 2 हैं और हमारे क्या बने, MgO सिंगल बने. इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स. क्या हमारे दोनों तरफ एटम्स का एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम है. इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अगर वो सेम है तो हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है. बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. इसीलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए हमारे दोनों तरफ हमने अगर मतलब 2 रुपये दिए तो हमें 2 ही रुपये की आउटपुट मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने 2 रुपये दिए और हमें 1 रुपया मिल रहा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना. तो इसीलिए हम इसके अंदर जो क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. और ये हमारी जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन. ठीक है, जो हमने मैग्नीशियम को बर्न करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाया, MgO बनाया. 1.1.2 में क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अब हमारी इक्वेशंस को हम बैलेंस्ड कैसे बोल सकते हैं कि हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है. Recall the law of conservation of mass that you study in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reactions. आपने केमिकल रिएक्शन में क्लास 9 में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, ना तो आप मास को बना सकते हो ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो. दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स. इसीलिए रिएक्टेंट के अंदर जितना भी मास अवेलेबल होगा उतना ही आपका हमारा प्रोडक्ट में आना चाहिए. In other words, the number of atom of each element remains the same before and after a chemical reaction. इसीलिए किसी भी रिएक्शन के शुरू में जो हमने रिएक्टेंट्स दिए हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के बाद भी. Hence we need to balance a skeletal chemical equation. इसीलिए हमें skeletal chemical equation को बैलेंस करना ज़रूरी है.
इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? क्या केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? नहीं, वो बैलेंस नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक स्टेप करके कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, जो एक्टिविटी 1.3 थी हमारी जिंक ग्रैनुअल्स वाली, और उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था। चलिए देखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन में चेंज किया, Zn जिंक के लिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, और ZnSO4 तो जो इसका हमारा आउटपुट प्रोडक्ट आएगा, और एक H2 यानी कि हाइड्रोजन हमारी और आउटपुट आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर Zn के कितने एटम्स रिएक्टेंट्स में थे हमारे पास, 1, आउटपुट मतलब प्रोडक्ट में कितना आया, 1। H2 के कितने थे, H के कितने थे, 2, और इधर भी 2 ही हमारे आए हैं। S के कितने थे, 1, और S का हमारा कितना प्रोडक्ट आया है, वो भी 1 ही आया है। ऑक्सीजन के कितने थे, 4 थे रिएक्टेंट साइड में, तो 4 ही हमारे प्रोडक्ट साइड में आए हैं। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वल हैं, एरो से पहले भी और एरो के बाद भी, तो हमारी ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल अब हम देखते हैं, Fe प्लस H2O, ये क्या देगा, Fe3O4 प्लस H2। Fe के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 1, और इधर हमारे पास आउटपुट में कितने आ रहे हैं, 3, और H के कितने हैं, 2 हैं, तो H के 2 ही आ रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने, 1, तो ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4। तो ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। बॉक्सेस में हमने इसको चेंज किया पहले बैलेंस करने के लिए, Fe H2O Fe3O4 और H2। Fe के कितने रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1, और राइट हैंड साइड में एटम्स कितने बने, 3। H के कितने हैं, 2 रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 और 4 हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 में हमने ये किया। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिस भी एटम के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, यानी कि जिस भी कंपाउंड के, जैसे ऑक्सीजन के हैं, तो पहले हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, या तो ये रिएक्टेंट हो सकता है या ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिसके भी सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं पहले उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो हमें क्या करना, सेलेक्ट करना पड़ेगा Fe3O4 को, और एलिमेंट जो होगा ऑक्सीजन, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। अब हमें इसको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट को। इनिशियल था, बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we can't alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. हम इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसके कंपाउंड के एलिमेंट के जो नंबर्स हैं सिर्फ उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे हमें कोफिशिएंट पुट करना पड़ेगा 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4 और O2O H2O और 4। Now the partially balanced equation becomes, H2O के आगे हमने 4 लगाया तो हमारे ऑक्सीजन के 4 हो गए, लेकिन H2 के भी हमारे 4 हो गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 4, अब ये पार्शियली बैलेंस्ड हो गई है। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, तो इसमें जो Fe और जो H एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं हुए हैं। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, इन दोनों में से हमें कोई भी एक एलिमेंट को चूज करेंगे। अब लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमने इसमें हाइड्रोजन को चूज करना है। हाइड्रोजन के हमारे पास पहले 2 थे, इधर भी 2 थे, लेकिन इधर क्या हुआ, 4 जब हमने ऐड किया इसके आगे कोफिशिएंट, तो हमें उस H2 के आगे भी 4 ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे जो H के एटम्स हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, 4 हो जाएंगे दोनों तरफ। तो 8 था इधर में, तो 4 2, तो इसके आगे भी हमें 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो Fe प्लस 4H2O ये देगा Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी भी इसको फुली बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fe के यानी कि आयरन के जो एटम्स हैं उनको भी हमें इक्वल करना पड़ेगा। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हमें थर्ड एलिमेंट को चूज करना है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू द बैलेंस, दैट इज आयरन। अब सिर्फ हमारे पास जो बैलेंस्ड नहीं हुआ है वो सिर्फ कौन सा बचा है, आयरन, दैट इज Fe।
कितने एलिमेंट्स हैं Fe के 1 और इधर कितने हैं 3, तो 1 को और 3 को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट 3 पुट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। फाइनली स्टेप 6 है, चेक करना पड़ेगा हमारी करेक्टनेस बैलेंस्ड इक्वेशन की वो सही है या नहीं है। हमें काउंट करने पड़ेंगे क्या, हर एक एलिमेंट के एटम्स को काउंट करना पड़ेगा दोनों साइड में हमारी इक्वेशन के। अब देखते हैं Fe3 इक्वेशन 1.9, 3Fe 4H2O क्या देगा, Fe3O4 प्लस 4H2। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। Fe के 3 हैं, इधर भी Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं तो इधर भी 4, सॉरी ऑक्सीजन के 4 हैं तो इधर भी 4 हैं, और हाइड्रोजन के 8 हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के 8 हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट वोल नंबर कोफिशिएंट। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्मॉलेस्ट वोल नंबर हमने इसके अंदर पहले लिया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। स्टेप नंबर 7 जो है हमारा राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट के हमें सिंबल्स मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। अब जो हमारी इक्वेशन है 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या इसके अंदर हमारे पास जानकारी मिलती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula. अब हमें उस केमिकल इक्वेशन के अंदर जानकारी देने के लिए हमें उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो मेंशन करनी पड़ेगी उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ ही। द गैसियस, लिक्विड, एक्वेयस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G, L, A, Q एंड S। गैस के लिए हम G का यूज़ करेंगे, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और सॉलिड के लिए S। वर्ड एक्वस इज रिटन इन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस जब हम यूज़ करेंगे AQ तो इसका मतलब क्या, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्यूशन है पानी का। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स, तो हमारी जो इक्वेशन 1.9 हो कैसे शो करेंगे हम Fe के साथ हमने क्या लगाया, सॉलिड स्टेट था तो S, H2O गैसियस स्टेट था G, Fe3O4 सॉलिड स्टेट, H2 गैसियस स्टेट। लेकिन H2O हमारा पानी था तो इसलिए हम उसको गैसियस नहीं लिखेंगे, लिक्विड स्टेट लिखेंगे। अगर हम उसको स्टीम की फॉर्म में यूज़ करेंगे पानी को तो वो हमारा गैसियस स्टेट होगा, G हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सबका क्वेश्चन रहेगा H2O को हमने लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं लिखा है, गैसियस क्यों लिखा है यहाँ पर। तो उसका रीज़न क्या है, हमने उसको गैस के फॉर्म यानी कि स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. इसमें हमने पानी का यूज़ किस में किया, भाप के रूप में यूज़ किया है। Usually physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify them. कोई ज़रूरी नहीं है हम अपनी केमिकल रिएक्शन में अपनी फिजिकल स्टेट को इंक्लूड करें जब तक कि उसको हम स्पेसिफाई करना ज़रूरी ना समझें। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, जब तक कि हमें उसके अंदर उसकी टेम्परेचर, प्रेशर या उसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तब तक हमें उनको मेंशन ना करना पड़े तब तक। जैसे हमारी इक्वेशन है CO प्लस 2H2 गैस तो क्या बनाया उन्होंने, लिक्विड बनाया CH3OH। इक्वेशन 1.11 इसमें हमने 340 ATM का यूज़ किया। और नेक्स्ट जो इक्वेशन है 1.12 में 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O लिक्विड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये क्या हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में होगा ग्लूकोज प्लस 6O2 जो रहेगा एक्वस फॉर्म में रहेगा प्लस 6H2O लिक्विड स्टेट में रहेगा। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। इसका यूज़ करके आपको जो इक्वेशन 1.2 आपको गिवन रहेगी वो आपको एक बैलेंस करके देखनी है। ओके क्लास।